हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आज का उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आज हम देखेंगे। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से आप एक साथ उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके नए लेटेस्ट जो पैटर्न के अनुसार है उसके अनुसार जो है आपको सारे इसमें कंटेंट मिलने वाले। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, अब त्रिपिटक की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, त्रिपिटक जो शब्द है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आपने हमारा पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आपको वहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है कंटेंट मिला होगा। ठीक है, डिटेल में। तो इसमें हम आंसर की बात करेंगे, बौद्ध धर्म हो जाएगा। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीन पिटारी। ठीक है, तीन पिटारी। ठीक है, यानी कि ये प्रमुख ग्रंथ है। क्या है ये ग्रंथ है किसका, बौद्ध धर्म का। ये क्या है, प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी चाहे महायान थेरवाद हो या फिर वज्रयान हो या फिर मूल सर्वास्तिवाद हो, ये सभी मानते हैं बौद्ध संप्रदाय वाले। मतलब बौद्ध संप्रदाय में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो सभी जो है ये त्रिपिटक को मानते हैं। ठीक है, यह जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के क्या है उपदेश जो है इसमें संग्रहित किया गया है। ठीक है, क्या है इसमें, भगवान बुद्ध के उपदेश जो है संग्रहित किया गया है इसमें। यह ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया है, पाली भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं में ये अनुवादित है, अनुवाद भी किया गया है इसको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ये जो है था ये प्रवेश द्वार का निर्माण, इस प्रवेश द्वार का निर्माण जो हुआ था वो गुजरात विजय, ठीक है, अकबर के द्वारा गुजरात विजय हुआ था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। बुलंद दरवाजा है भारत के उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आगरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, आगरा में जो है ये पड़ता है, स्थित है। आगरा शहर से 36 किलोमीटर दूर जो है फतेहपुर सीकरी स्थान पर स्थित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी। ठीक है, अवंतीबाई लोधी जो थी रानी थी, ये कहाँ की थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो ये कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी थी, तो ये थी रामगढ़ की रानी। कहाँ थी, आंसर सी ऑप्शन सही है, रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व भी किया था। ये जो थी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थी। तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है, रामगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि दिया गया। ठीक है, इसमें जो पूछा गया इसको भी बताया मैंने पिछले में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता एक ही बार गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1924 में। और कहाँ पर इन्होंने किया था, तो वो था बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में था, कर्नाटक में स्थित है। तो वहीं का ये जो था प्रथम था गांधी जी के द्वारा, जो पहला ही था जो इसी के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद गांधी जी कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चलिए, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में, इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। चौरी चौरा की बात करें तो ये किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला। ठीक है, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक चौराहा था, स्थान था, तो जहां पर जो है ये चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, वो किसान थे वहाँ के, जो जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस पर जो है अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाया गया, जिसके कारण जो है क्रोधित भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिससे क्या हुआ था 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी।
तो ये इसको कहा जाता है क्या, चौरी चौरा कांड, ठीक है, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई और चौरी चौरा कांड से आहत होकर ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है फेमस है। अभी भारत सरकार के द्वारा चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष ही 2024 में पूरा हुआ, ठीक है। 1922 को हुआ था, माफ करिए, यहाँ पे 1922 को ये हुआ था, तो 2022 में ये कंप्लीट हुआ पूरा 100 वर्ष। तो उसके उपलक्ष्य में 4 फरवरी को एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें अपने राजलेख में इस घटना को 4 फरवरी माना जाता है, और कुछ किताबों में यह तिथि 5 फरवरी भी दिया गया है। तो 4-5 फरवरी जो भी आएगा लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है। जब भारतीय संविधान सभा बना उस समय कुल कितनी महिला सदस्य थी उनमें, तो उसमें टोटल महिला सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 थी, 15। और बात करेंगे इसका निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया भारतीय संविधान सभा का निर्माण। भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को शुरुआत हुआ था, ठीक है। यह पहली बैठक हुई थी, प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद फिर 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, मैंने 9-4-13, 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी के अंतर्गत जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने, ये बताना है, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति बने थे ये बताना है। एन संजीव रेड्डी ये जो थे ये भारत के 6वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। इनका कार्यकाल जो था 1977 में शुरू होता है, 1977 में ये भारत के राष्ट्रपति बने, और कब तक रहे थे ये, 1982 तक रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, ठीक है। किस वर्ष भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को कौन सा वर्ष था संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, यह बताना था। तो देखिए ये हुआ था 1992, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 का, वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके माध्यम से क्या हुआ, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज का शुभारंभ जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 से हुआ था, ठीक है। 1959 को 2 अक्टूबर को शुभारंभ किया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राजस्थान के नागौर जिला था, वहीं से स्टार्ट किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और पंचायती राज को संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया, तो 11वीं अनुसूची, और भाग पूछा जाएगा तो भाग 9 हो जाएगा, ठीक है। भाग कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका अनुच्छेद है 243, उसी के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इनमें से विश्व का नदी द्वीप पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बताइए, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है कौन सी नदी बेसिन पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर जो है ये स्थित है, नदी बेसिन पर स्थित है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन द्वीप पर ये बनाता है कि विशाल प्रणाली है जो वो इसका हिस्सा है। और यह है जो है असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य, असम राज्य में स्थित है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका क्षेत्रफल की बात करेगा तो 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी पूछा है, इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूसलम, ठीक है। इजराइल की राजधानी का नाम क्या है, जेरूसलम है। और इसके अलावा जो बगदाद है ये किसकी राजधानी है, तो ये इराक की राजधानी है, ठीक है। बगदाद किसकी राजधानी है, इराक की राजधानी। डबलिन जो है किसकी राजधानी है, तो आयरलैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है, आयरलैंड की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा टोक्यो जापान की राजधानी, ठीक है। जापान की राजधानी का क्या नाम है, टोक्यो नाम है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, काबुल नाम है, ठीक है। लाहौर किसी की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या है यहाँ पे, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताया जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा जंगल है, इसको पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। तो वो जंगल का नाम है अमेजन वर्षा वन, जो कि दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वन। क्या कहा जाता है इसको, उष्ण
कटिबंधीय वन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसको पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वन है वो बहुत अधिक विस्तार में और सघनता है यहाँ पे, ठीक है। इसका विस्तार जो है मुख्यतः अगर देश पूछा जाएगा तो ब्राजील देश में है। कहाँ पर है? ब्राजील देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बायो रिमेडिएशन, ठीक है। बायो रिमेडिएशन एक तकनीक है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जा रहा है? बायो रिमेडिएशन जो है एक तकनीक है जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग मिट्टी, जल में मौजूद प्रदूषक तथा पर्यावरणीय प्रदूषक तथा का निस्तारण हेतु किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, भूमंडलीय तापन, हिमनदों का पिघलना, ओजोन अवक्षय सब नहीं होगा। आंसर क्या है? भारी धातु प्रदूषण यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें उन्हीं धातु एवं पदार्थों को रखा जाता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक मानवबंधी जो है क्या है स्रोत है, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, धान, ठीक है। धान के खेत से क्या होता है? मीथेन निकलता है। धान के खेत से मीथेन निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक जो है यहाँ से निकलता है, ठीक है। जिन्हें पिछले 20 वर्षों में तापमान वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है किस डेट को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस या फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण और इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने से रिलेटेड है, जिसे ओजोन परत संरक्षण की दिशा में ये 16 सितंबर को ही 16 सितंबर 1987 को जो है अपनाया गया था। तो इसीलिए हर वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है लाल मिट्टी मुख्यतः ये बताना है। तो ये पाया जाता है मिर्जापुर और झांसी जिले में, ठीक है। मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसके अलावा लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में दक्षिणी प्रयागराज में भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी प्रयागराज में भी पाया जाता है। झांसी हो ही गया, मिर्जापुर हो ही गया, ठीक है। सोनभद्र में भी पाया जाता है, सोनभद्र में भी पाया जाता है, और कुछ चंदौली जिले में भी प्राप्ति होती है। तो ये भी जिला आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुराहाताल पक्षी अभ्यारण्य और कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। सुराहाताल पक्षी विहार या सुराहाताल अभ्यारण्य ये पड़ता है बलिया जिले में। कहाँ पर पड़ता है? बलिया जिले में पड़ता है। कतरनिया घाट की बात करेंगे तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच जिले में पड़ता है, बहराइच जिला हो जाएगा। तो कालेसर जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। कालेसर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो आंसर यही डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? इनमें से चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बायोस जिसको कहते हैं, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कि ये सभी हार्डवेयर की जांच करता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो मदरबोर्ड पर बना परमानेंट जो रोम चिप है, ठीक है, उसमें ये होता है, रखा जाता है, जिसमें यूजर्स के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तो बायोस क्या करता है? बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड नहीं होता, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? उदाहरण की बात करेंगे तो ये हो जाता है इसका आंसर जो है सी ऑप्शन। इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूनिक्स होता है, ठीक है, और लाइनेक्स होता है। यूनिक्स लाइनेक्स ये दोनों होते हैं, ठीक है। मैक भी क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फायरफॉक्स क्या होता है? फायरफॉक्स भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अपाचे जो है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इनमें से एक हो जाएगा।
आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, ये क्या होता है, ये निःशुल्क होता है, इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं लोग स्वयं, तो ये क्या होता है, इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए, प्रतापगढ़ किस संदर्भ में संदर्भित है, प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जब बात करेंगे तो आप इसके लिए यहाँ अगर देखें आंवला, तो आंवला प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसके प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता और गुणवत्ता के लिए इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। काष्ठ नक्काशी, काष्ठ मतलब लकड़ी, नक्काशी मतलब उस पर डिजाइन बनाना, तो लकड़ी पर डिजाइन बनाने के लिए घरेलू उद्योग की बात करेंगे तो इसके लिए जो है सहारनपुर स्थित जो है प्रसिद्ध है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सहारनपुर को इसीलिए कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, टेराकोटा की बात करेगा तो गोरखपुर हो जाएगा। खेल के सामान कहाँ बनाए जाते हैं, मेरठ में बनता है, ठीक है, खेल के सामान, ठीक है। चमड़ा उद्योग, ये कानपुर में है चमड़ा उद्योग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। चूने का पत्थर पाया जाता है क्या, तो बिल्कुल पाया जाता है चूने का पत्थर। जिप्सम पाया जाता है तो जिप्सम भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी मिलता है। अब्रक जो है एक ऐसा चीज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब्रक का भंडार भारत में लगभग 95% जो है पूरा ये झारखंड में ही होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, झारखंड में ही होता है और आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्यों में ही होता है, ठीक है। बाकी अब्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा की प्राप्ति होती है, तांबा पाया जाता है। तो एकमात्र क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला है जहां से तांबे की प्राप्ति होती है, और एकमात्र जिला ललितपुर ऐसा है जहां से क्या, यूरेनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, यूरेनियम और तांबा अगर पूछा जाए तो एकमात्र जिला है ललितपुर। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र में तांबा की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है इनमें से। काकोरी षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो इनमें से कौन से हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खां जो है ये काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे, ठीक है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूटा गया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी और गोंडा में जो है इन्हें फांसी दे दिया गया। तो अशफाक उल्ला खां इससे संबंधित हैं, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बना था इसलिए क्वेश्चन रखा गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर जो फतह शब्द है किस भाषा से लिया गया है, तो ये भाषा जो है वो है फारसी, ठीक है। फतह शब्द किसका है, फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर जो है ये कालपी जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पड़ता है। ये पहले ये जानिए, जालौन जिले में पड़ता है कालपी, और कौन सी नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोकिला वन मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, पड़ता है, तो मथुरा जिले में पड़ता है। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है, घने जंगलों में स्थित है, यही कारण है कि इसका नाम कोकिला वन पड़ा है, ठीक है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है। यह शनिदेव का मंदिर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किसका मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बघेल खंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष के द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य है ये बताना, ठीक है। उस नृत्य का नाम बताना है। तो उस नृत्य का नाम है राई नृत्य, ठीक है। राई नृत्य की अगर बात करेंगे बुंदेलखंड की तरह, यह बघेल खंड में भी राई नृत्य किया जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर नृत्य में कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में जो राई नृत्य होता है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड में किसके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा राय नृत्य किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री का भेष धारण करके राय नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। इसमें से कौन सी बोली थी जिसके लिए अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो इन्होंने खड़ी बोली के विकास में जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए,
ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस, कहाँ किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ढोला व रागनी, ठीक है, ये दो लोकगीत हैं। ढोला और रागनी का इसका प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर आगरा और मेरठ के क्षेत्रों में ये लोकप्रिय है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये है मिर्जापुर में पाया जाता है। मिर्जापुर की जो विंध्य पर्वतमाला है या फिर उसको सोन घाटी कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक या गहरे लाल रंग से बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिकार है, नृत्य है, जानवर के दृश्य हैं, ये सभी दर्शाए गए हैं। और ये लगभग चित्र जो है 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत पुराना जो है चित्र ये मिला है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, लेखकों और उनकी कृतियों और रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? ठीक है, तो सूरदास ने अष्टसूर लिखा है क्या? महादेव वर्मा के द्वारा छड़दा लिखा गया क्या? तो बिल्कुल लिखा गया। जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक बिल्कुल सही। मैथिली शरण गुप्ता तिलोत्तमा ये भी सही है। सूरदास वाला गलत है, क्योंकि सूरदास की बात करेंगे तो इनकी रचनाओं में सूर सागर आता है, सूर सागर हो जाता है, ठीक है, सूर सारावली हो जाता है, सूर क्या हो जाता है? सारावली हो जाता है। इसके अलावा जो है साहित्य लहरी हो जाता है, क्या हो जाता है? साहित्य लहरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी सूरदास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत काम करती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे बी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना सर्वप्रथम कव्वाल शहरों में जो है किया गया था। कव्वाल शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड के तहत किया गया था। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है, हम बचाने के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? राजस्व कोड कब स्थापित किया गया था? राजस्व कोड जो है वो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? 2006 में स्थापना किया था, जिसमें 16 अध्याय, 234 धारा और 4 अनुसूचियां में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1978 में। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा किया गया था। आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे माना जाता है? इनमें से भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे माना जाता है? ठीक है, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, मेन प्रमुख। तो भारतीय प्रशासन का मेरुदंड जो है वो जिला कलेक्टर को मानता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। जिला कलेक्टर क्या देश का प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम का डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर है 36, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1 मई को शुरुआत हुआ था। 1 मई उस साल कौन सा था? 2016। तो 1 मई 2016 को शुरुआत हुआ था उज्ज्वला योजना की। यहाँ पे ऑप्शन न होने के कारण ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के कहाँ से शुरुआत किया गया था? बलिया जिला से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला से शुरुआत हुआ था उज्ज्वला योजना का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन राइट। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की शुरुआत कब से किया गया? इसका आंसर बताना है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 14 नवंबर सन 2004 से किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को रोजगार देकर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? किस वर्ष मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ सन 2006 में 2 फरवरी 2006 को शुरुआत किया गया था आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, किसको प्रेषित होता? कार्यालय जो आदेश होता है सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर जाता है। वरिष्ठ मतलब बड़े वाले और उनसे छोटे वाले कनिष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो वरिष्ठ से कनिष्ठ हो जाएगा। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी का क्वेश्चन आ गया। अब ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? कौन सी ऐसी 2 मात्राएं हैं? तो वह है अंग और आह, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, ये 2 मात्राएं जिनका प्रयोग होता है लेकिन ये इनका समावेश ना तो स्वर में होता है ना ही व्यंजन में होता है। अंगों को कहते हैं क्या? अनुस्वार। अंगों को क्या कहते हैं? अनुस्वार।
और आह को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग। दो बिंदी को क्या कहेंगे? विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों का संयुक्त रूप से अयोग वाह कहा जाता है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यह क्या है? ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसे इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो देखिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? साहित्य और जीवन का घोर संबंध की बात करें तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे जो घोर शब्द लिखा है ये अशुद्ध रूप से प्रयोग हो, क्योंकि घोर शब्द जो होता है ये प्रयोग भय हो, दुख हो, ठीक है, या फिर तीव्र कोई नकारात्मक वाक्य कहना हो, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी संदर्भ में इसका प्रयोग, जैसे घोर पाप, घोर निराशा। साहित्य और जीवन के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए घोर शब्द यहाँ पे गलत उपयोग किया गया है, इसलिए जो है सही वाक्य क्या हो जाएगा? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट है। अगले प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी है? हिंदी में टोटल सर्वनाम 11 है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री, जो कि कौन सा सही है? तो सी वाला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट किस शब्द से भाषा से आया है? मतलब लास्ट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? कौन सी भाषा का शब्द है ये? तो ये जो है लास्ट शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है? ऋजु शब्द का विलोम की बात करेंगे तो वक्र होता है, जो कि सी पार्ट में दिएगा। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, सी पार्ट, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सभी शब्द पर्यायवाची हैं किस विकल्प में? तो यहाँ पे देखिए, सतीश का शंकर, शंकर का महादेव, महादेव का शिव, तो ये बिल्कुल सही है, एक दूसरे का पर्यायवाची। बाकी किसी सभी प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प को चुनना है, मतलब गलत वाला। उद प्लस स्थित उत्थित व्यंजन संध बिल्कुल सही। पुनर् प्लस प्रेषण पुनः प्रेषण विसर्ग संध बिल्कुल गलत, क्योंकि जब यहाँ विसर्ग लग गया तो ये यहाँ पे भी विसर्ग होना चाहिए। तो पुनः प्रेषण का संध विच्छेद हो जाता है। इसका अगर संध विच्छेद करेंगे तो पुनः प्लस प्रेषण, इसका जो होता है संध विच्छेद, ठीक है, ये होता है। जबकि यहाँ पे इसका संध विच्छेद क्या पुनर्प्लस प्रेषण दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। अति प्लस उष्म अत्युष्म यड़ संध बिल्कुल सही। तत् प्लस रूप तद्रूप व्यंजन संध बिल्कुल सही। तो बी पार्ट गलत है, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा इसमें से पूर्वी भाषा है, जो कि ए पार्ट में दिएगा। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो अवधी बोली आती है, बघेली बोली आती है और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। तो इस प्रकार जो है इतनी सारी बोलियां आती हैं यहाँ पे। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जबकि पश्चिमी जो हिंदी है वो सौर सैनी अपभ्रंश से आती है। क्वेश्चन नंबर 49, खड़ी बोली किस बोली से निकलती है? खड़ी बोली जो होती है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत कौरवी बोली, बांगरू या हरियाणवी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोली आती है। जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मथैली, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी आती है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। मई 2025 और 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप क्या करना है? आपको अभी करना है वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस समय सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तभी अगला क्वेश्चन चलते हैं। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? तो ये सम्मिलित किया गया टोटल 12। अभी नया सम्मिलित किया गया है, 12 नए उत्पादों को ओडीओपी के तहत रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, ओडीओपी कब शुरुआत किया गया था? तो 24 जनवरी को 2018 को, और 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो उसी दिन प्रथम बार ये मनाया गया था, उसी दिन ये शुरुआत किया गया, तो उसी दिन जो है उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया गया था। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य के बाद अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, बाढ़ से निपटने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? बाढ़ से निपटने के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए इसका आंसर क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, या वनीकरण करना, या नदियों पर बांध बनाना, या फिर सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। ठीक है, बाढ़ से निपटने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का प्रारंभ कब हुआ? भारत सरकार के द्वारा 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य था 100 शहरों को सतत समावेशी तकनीक से आधारित शहरी विकास मॉडल विकसित करना। चलिए, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है F2 फंक्शन की, जिसका प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए करते हैं। F3 का प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए करते हैं। और प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए Alt के साथ F4 दबाते हैं। ठीक है, Alt के साथ F4 की का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा F1 का की जो है किसी भी तरह के जो है हेल्प के लिए किया जाता है। हेल्प अगर लेना है तो F1 की दबाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? पेस्ट कमांड, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट। और पेस्ट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे Ctrl+B हो जाएगा, कॉपी के लिए Ctrl+C हो जाता है। ठीक है, Ctrl+C कॉपी करना, Ctrl+V पेस्ट करना उसी चीज़ को जो आपने बनाया है। Ctrl+N नया फाइल खोलने के लिए, ठीक है, नया फाइल बनाने के लिए। Ctrl+O चयनित फाइल को खोलने के लिए। ठीक है, Ctrl+S तो फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, Ctrl+E क्या है, तो टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं अथवा बाएं मार्जिन के बीच में रखने के लिए। Ctrl+Z क्या है, जो अंतिम कमांड जो आपका होता है उसको विफल करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IPv4 एड्रेस है इनमें से? ठीक है, बताना है। ठीक है, IPv4 एड्रेस जो होता है एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन है, राउटर आदि को जो है क्या करता है, असाइन किया जाता है, बताता है। ये एड्रेस डिवाइसों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। IPv4 एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। कितने का, 32 बिट का होता है IPv4 एड्रेस, जो 4 डॉट सेपरेटेड ऑक्टेट्स के रूप में दिखाया जाता है। प्रत्येक ऑक्टेट जो होता है 0 से 255 तक की वैल्यू ले सकता है, जिसमें अगर उदाहरण की बात करेंगे तो 192, 168 और 111। तो ये है आपका सही वैध IPv4 एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 256 दिया गया तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि 255 तक ही रहता है। 192, 168 यहाँ पे 999 तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो 192, 168 यहाँ पे 300 दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। तो वैध एड्रेस क्या है, डी ऑप्शन सही है। चलिए, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल एड्रेस जो होता है वो आप सभी को पता होगा किस तरीके से ईमेल एड्रेस होता है। तो ठीक है, उसमें एक चिन्ह लगता है जो कि जिसको कहते हैं @ जो कि उससे क्या होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों अलग होते हैं, दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी पार्ट राइट है। चलिए, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ECS का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ECS के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इसका नाम है ECS का। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। इसका उपयोग आमतौर पर भुगतान के लिए संस्थान द्वारा किए जाने वाले बल्क ट्रांसफर के लिए किया जाता है, मतलब थोक में जो ट्रांसफर होता है एक साथ, उसके लिए करते हैं। तो आंसर इसका क्या है, ए पार्ट राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस के किस चरण में अधिकांश सरकारी कार्यालय कंप्यूटर से सुसज्जित थे और कंप्यूटर का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके तुरंत बाद डेटा प्रोसेसिंग हुई? तो इसमें आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो उसको क्या कहा गया था, कौन से चरण में था, तो वो था कंप्यूटराइजेशन चरण में। आंसर ए पार्ट है। कंप्यूटराइजेशन चरण में अधिकांश सरकारी कार्यालय जो हुए कंप्यूटर से सुसज्जित हुए और कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके तुरंत बाद डेटा प्रोसेसिंग हुआ। तो कब हुआ प्रोसेसिंग हुआ, तो वो ये कौन सा चरण था, उसको कहा गया कंप्यूटराइजेशन। तो याद रखिएगा। इंटरनेट के संदर्भ में हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कौन सा एक विशेष मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है? तो इंटरनेट के संदर्भ में हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को HTML, ठीक है, क्या नाम है उसका, HTML जो होता है विशेष मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके शो किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, कंप्यूटर वायरस क्या है?
कंप्यूटर वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म बनता है। वायरस एक क्या होता है? प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, ठीक है। वायरस भी क्या होता है? एक प्रोग्राम ही होता है। और वायरस से क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो स्वयं की क्या बनाता है? कॉपी बना लेता है, ठीक है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना जानकारी के चला जाता है और कंप्यूटर में घुसकर डेटा और फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, बिल्कुल सही। ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य से कोई रिलेटेड नहीं है, तो बी पार्ट गलत हो जाएगा, ए पार्ट सही है, ठीक है। उपयुक्त दोनों बिल्कुल, सिर्फ ए पार्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। मशीन लर्निंग में क्या शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है? इसमें से तो मशीन लर्निंग जो होता है इसमें एल्गोरिदम शामिल होता है। इसमें से आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि क्या करता है? सीखने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा का उपयोग करके पैटर्न्स और संबंधों को पहचानते हैं और फिर इन जानकारी का उपयोग करके भविष्य में डेटा पर जो है क्या करते हैं? भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाकर निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी आई, उसमें कंप्यूटर में अगर हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की, तो प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। निर्वात ट्यूब का किसमें? फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें इस्तेमाल किया गया। जब सेकंड जनरेशन आया तो उसमें कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ये क्या होता था? सस्ता होता था, बिजली कम खपत करता था, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। क्वेश्चन नंबर 64, डीवीडी किसका उदाहरण है? एक डीवीडी के उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। चलिए, वो प्रथम नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी इसमें से? तो उस प्रथम नेटवर्क का क्या नाम था? अर्पानेट। क्या नाम था? अर्पानेट था, ठीक है। अर्पानेट का फुल फॉर्म भी होता है एडवांस, होता है एडवांस, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट इसका फुल फॉर्म था, जो कि एक नेटवर्क से इसकी शुरुआत हुई और जो वर्ष 1969 में जो है क्या हुआ? 1969 में प्रथम बार उपयोग किया गया। अर्पानेट का विकास जो है अमेरिका में किया गया था, ठीक है। अमेरिका की एक संस्था था जिसके माध्यम से अर्पानेट का विकास किया गया, ठीक है। डिफेंस एजेंसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? अब टीबी की बीमारी बताना है तो वो सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो टीबी की बीमारी जो होती है वो जीवाणु से होती है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है। यह जीवाणु क्या करता है? फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना इसमें उसके निजी फोटो, ठीक है, या वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करना किस कानून के तहत अपराध है? तो ये आता है आईटी अधिनियम की धारा 66 ई के अंतर्गत, ठीक है। जो आईटी अधिनियम है, एक्ट है, उसको जरूर आपको पढ़ना है। 66 ई के अनुसार किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी फोटो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करना कानूनी अपराध है। भूस्खलन से अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है इनमें से? ठीक है, भूस्खलन मतलब जहाँ पे जमीन को खोदना या जमीन को खिसकना कहलाता है भूस्खलन। यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड में, ठीक है। झारखंड जो है भूस्खलन से अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र में शामिल नहीं, बाकी जबकि पश्चिमी घाट है, हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र भूस्खलन से अधिक सुभेद्यता क्षेत्र में रखे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, रक्षा क्षेत्र में लागू की गई निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट सैद्धांतिक आधार क्या है? रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस क्षेत्र में लागू किया गया है निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, इसका जो है आधार क्या है? तो इसका आधार है आयात प्रतिस्थापन द्वारा स्वदेशीकरण करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन नियर्ड, ठीक है, इन नियर्ड लिविंग थेरेप्यूटिक्स में प्रोबायोटिक माइक्रोल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो होता है ये इंजीनियर बैक्टीरिया रोधी के शरीर में दवाएं स्थानीय रूप से उत्पादित करते हैं और कैंसर और इन्फ्लेमेशन जैसे रोगों के लिए जो है लक्षित थेरेपी प्रदान करते हैं। तो बॉडी के अंदर दवाएं बनाना इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विकेंद्रीयकरण और एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीयकरण
और प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन सन 1995 में किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में शामिल है, ठीक है। बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में क्या शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा सरसों की तूड़ी या फिर तोरी जिसको कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सरसों की तूड़ी को बायोमास ऊर्जा का स्रोत माना गया है। आंसर क्या है यहाँ पे, सी पार्ट करेक्ट है। लीडार या लाइडर तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है। लाइडर तकनीक का उपयोग जो है टोपोग्राफी, मैपिंग, स्मार्ट सिटी, कृषि और भूमि प्रबंधन और आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो टोपोग्राफिक, मैपिंग, स्मार्ट सिटी, आपदा प्रबंधन सभी में किया जाता है। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी में। चिलिका झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि ये किसके दक्षिणी ओर स्थित है। चिल्का झील के बारे में बताना। चिल्का झील जो ओडिशा राज्य में पड़ता है सभी को पता है, खारे पानी की झील है भी पता है, लेकिन किसके दक्षिणी में स्थित है, दक्षिणी ओर, ये बताना है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह जो है एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है और यह जो पड़ता है महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर पड़ता है। क्वेश्चन 75, इनमें से शीतोष्ण वनों को शोला नहीं कहा जाता, किसको नहीं कहा जाता। तो डफला पहाड़ियां जो हैं, डफला पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्यों में विस्तृत हैं। इसमें जो पाई जाने वाली शीतोष्ण वन है उनको शोला नहीं कहा जाता, ठीक है। बाकी नीलगढ़ी पहाड़ी, पालानी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी, इन सभी पहाड़ियों के वनों को जो है शोला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य जिसका वर्ष 2001-2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो इनमें से उस राज्य का नाम क्या था, तो वो था नागालैंड। आंसर यहाँ पे ये पार्ट हो जाए, कितना था, -0.61 जो है रहा था ऋणात्मक वृद्धि दर परसेंटेज में। अगला प्रश्न, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 78, इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर क्या है, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ, ये सितंबर 2025 में तीसरा संस्करण ग्रेटर नोएडा में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो था ये थाईलैंड में किया गया है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील की राजधानी का नाम क्या है, ब्राजीलिया, ठीक है, वहीं पर इसका बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है, तो बोधि पहल की बात करेंगे तो छात्रों के कौशल से विकास से संबंधित है, ठीक है। ये नीति आयोग की स्थापना जब हुई, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में ये बोधि पहल की घोषणा की गई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 82, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को इसकी नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं, इनमें से, तो CRR, SLR, SDR की बात करेंगे तो ये नहीं होता, बाकी इसमें से सभी होते हैं, ठीक है। प्रतिभूतियां भी होती हैं, तो सी पार्ट जो हो जाएगा। SDR जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है जो आंतरिक लेखांकन के लिए उपयोग किया जाता है, ये आरबीआई से रिलेटेड नहीं है। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताएं जो वित्त मंत्री भी हुए, उस गवर्नर का नाम क्या था, तो उनका नाम था CD देशमुख, ठीक है। CD देशमुख जो थे ये रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे। और यादव है, इसके अलावा प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा वित्त मंत्री भी रहे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है,
तो ये अगर शाक भाजी पूछा गया तो वाराणसी में हो जाएगा, दलहन का पूछा जाएगा तो कानपुर में हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से स्रोत हैं जो कि क्या होते हैं? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी? नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। जैव ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी जो है आपकी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है? इसका संबंध किस राज्य से, ये बताना था। ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। और ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बटाईदार को कानूनी अधिकार देने के लिए ऑपरेशन बरगा जो है चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया? ठीक है, 1983 में कौन सा आयोग लाया गया? तो देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में आया था जो आयोग, उसका नाम था सरकारिया आयोग। क्या नाम था? सरकारिया आयोग। इसमें नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मंडल आयोग की बात करेंगे तो 1979 में आया था, जो कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आया था। शाह आयोग की बात करेंगे तो ये 1977 में आया। 1977 में ये आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियां और सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए किया गया। पुंछी आयोग की बात करेंगे तो 2007 में बना था। ठीक है, 2007 में ये आयोग केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए, लेकिन हमें पूछा कब का गया था? 1983 वाला। तो 1983 में सरकारी आयोग आया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, स्मार्ट वॉच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, IoT से। स्मार्ट वॉच की बात करेंगे, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फिटनेस ट्रैकिंग और इससे संबंधित सूचना प्रदान करना, ये मेन इसका पर्पज है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश की डिजिटल पंचायत पहल का उद्देश्य क्या है? डिजिटल पंचायत पहल की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण प्रशासन को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, इसका डिजिटल पंचायत का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले हैं तो 90 से लेकर 100 तक 10 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट ग्राफ चार्ट से, जो कि मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा एक साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये था ओवरऑल वीडियो। आप लोग अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।